प्यारे बच्चों, कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान में हम जैव प्रक्रम 3 परिसंचरण पढ़ रहे हैं। उसमें अभी तक हम लोगों ने पादपों में परिवहन यानी परिसंचरण क्रिया के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे रसारोहण प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, पौधों में जड़ों द्वारा जल तथा खनिजों का अवशोषण होता है। अब इस जल को पौधों के अंतिम शीर्ष भाग तक पहुंचना आवश्यक होता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई पादप है, कोई पौधा है और इसके आप जानते हैं मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण होगा पहले मृदा में उपस्थित जल का, तो मूल रोम उस जल को अवशोषित करके किस में ले जाएंगे? जड़ों में ले जाएंगे। जड़ क्या करेगी? जड़ उस जल को अवशोषित करके जाइलम में धकेल देगी और जाइलम उसे ग्रहण करके पौधे के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। परंतु उसके ऊपर चढ़ने की जो प्रक्रिया है जल और खनिजों की, उसके लिए एक दाब की आवश्यकता होती है और वह दाब जब उत्पन्न होता है तब नीचे से जल ऊपर की ओर चढ़ता है और उसी क्रिया को हम रसारोहण कहते हैं। रसारोहण की परिभाषा क्या है? गुरुत्व के विपरीत, गुरुत्व के विपरीत। गुरुत्व क्या है? गुरुत्व सदैव ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता है, परंतु अगर हम गुरुत्व के विपरीत दिशा की बात करें तो वह नीचे से ऊपर की ओर बात होगी। अगर हम गुरुत्व की ओर की बात करें तो इसका संकेत क्या है? अर्थात कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। और अगर हम गुरुत्व के विपरीत की बात करें तो उसमें नीचे से ऊपर की ओर बात होगी। जैसे अगर ऊपर नीचे से गेंद ऊपर फेंकी जा रही है, नीचे से गेंद ऊपर फेंकी जा रही है तो गेंद ऊपर बढ़ रही है, गुरुत्व के विपरीत बढ़ रही है। उसे हम क्या बोलेंगे? गुरुत्व के विपरीत बोलेंगे। नीचे से ऊपर गेंद जा रही है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन अब वही गेंद वापस लौट के जब नीचे आ रही है तो वह गुरुत्व के ओर है। तो पौधों में जो जल है, अब इस पर टॉपिक पर आते हैं, आप फिजिक्स छोड़िए। पौधों में जो जल है और खनिज है वह नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। इसका अर्थ है कि वह गुरुत्व के विपरीत जा रहा है। तब जैसे हम गेंद को जब नीचे से ऊपर फेंके थे तो बल लगाए थे, तब वह नीचे से ऊपर गई थी, गुरुत्व के विपरीत। उसी प्रकार से जल भी जब नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगा तो उसमें क्या होगा? बल लगाना पड़ेगा, तब जा करके वह ऊपर चढ़ेगा। तो इसमें ध्यान दीजिए कि उसे हम रसारोहण दाब कहते हैं, जिसके कारण जल नीचे से ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चढ़ता है। लेकिन रसारोहण की परिभाषा क्या है? गुरुत्व के विपरीत पौधों में जल का ऊपर चढ़ना, जल का ऊपर चढ़ना रसारोहण कहलाता है। इसमें एक चीज आप जोड़ लीजिएगा, जल व खनिज का ऊपर चढ़ना, क्योंकि दोनों साथ साथ जाते हैं, क्योंकि जल में ही खनिज घुले होते हैं, रसारोहण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा बेहद आसान है। पौधों में गुरुत्व के विपरीत जल व खनिजों का ऊपर चढ़ना ही रसारोहण कहलाता है। यानी ये जड़ें हैं जहाँ से जल अवशोषित हुआ, उसके बाद उल्टा यानी विपरीत दिशा में जल ऊपर चढ़ेगा, ये रहा, इसे हम रसारोहण कहते हैं।
और जब रसारोहण होगा तभी जल नीचे से यानी जड़ों से ऊपर चढ़ता हुआ पत्तियों, तनों और पौधे के अंतिम सिरे तक, यहाँ तक आखिरी बिंदु तक, शीर्ष बिंदु तक पहुँच जाता है जल और खनिज। यानी रसारोहण ही वह प्रक्रिया है जिसमें ऊंचे से ऊंचे पादपों में उसके अंतिम छोर तक जल और खनिजों का परिवहन हो जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। गुरुत्व के विपरीत पौधों में जल व खनिज का ऊपर चढ़ना ही रसारोहण कहलाता है। यह क्यों ऊपर चढ़ता है? क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए दाब की आवश्यकता होती है, जिसे रसारोहण दाब कहते हैं। अब हम अगली प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन पढ़ेंगे। वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन क्या है, इसके बारे में सुनिए। देखिए, पौधे आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालते हैं और वही प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन है। लेकिन जितनी सरलता से हमने बोल दिया, इतनी सरलता से आवश्यकता से अधिक बाहर जल नहीं निकलते हैं। देखिए, जैसे जिस प्रकार से हमारे शरीर में अगर जल की अधिक मात्रा हो जाती है, लवण की अधिक मात्रा हो जाती है, तो उसे मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। और पौधे में अगर जल की मात्रा अधिक हो जाए तो वे क्या करेंगे? तो उसके लिए देखिए, अगर कोई भी पादप है वह वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा अपने शरीर में जल व लवण की मात्रा को संतुलित रखता है, जिस प्रकार से हम पसीने और मूत्र के द्वारा जल और लवण की मात्रा को संतुलित रखते हैं। देखिए, पौधों में अगर जल की अधिक मात्रा हो गई तो वह वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकल जाएगी। वाष्पोत्सर्जन क्रिया है क्या? इसकी परिभाषा क्या है? जल का वाष्प बनकर उड़ जाना ही वाष्पोत्सर्जन है। यह एक सामान्य परिभाषा है, यह केवल पौधे के लिए लागू नहीं होती। अगर तालाब में जल है, अगर नदी में जल है, अगर समुद्र में जल है, तो वहाँ पर भी यह प्रक्रिया लागू होती है। तालाब में अगर कोई जल है, बहुत बड़ा सा तालाब है, उसमें जल है, तो उसके बाद सूर्य की किरणें पड़ेंगी इस पे, सूर्य की गर्मी, जिसके कारण ये जल वाष्पित होगा और वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाएगा, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। और इस प्रकार से तालाब में जल की मात्रा कम हो जाएगी। इसीलिए गर्मियों के दिनों में तेज धूप में अक्सर प्रायः आप देखे होंगे छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे नदी नाले आदि सूख जाते हैं। अब देखिए, यही प्रक्रिया पौधों में भी होती है। जब हम पौधे में वाष्पोत्सर्जन की बात करेंगे तो उसमें लिखेंगे पौधों में जल का वाष्प बनकर उड़ जाना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यहाँ कौन सा शब्द जोड़ेंगे? पौधों में। पौधों में जल का वाष्प बनकर उड़ जाना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऐसा क्यों होता है उसमें देखिए। देखिए, पौधों की पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं, जिसे हिंदी भाषा में रंध्र कहते हैं। सेम के बीज के आकार के होते हैं। जब आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में इसके बारे में कुछ न कुछ आप पढ़े हैं, तो जब सूर्य की किरणें
स्टोमेटा यानी रंध्र पर पड़ती है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, यानी रंध्र खुल जाते हैं। जब रंध्र खुल जाते हैं तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और प्रकाश संश्लेषण होता है। ये चीज़ आप पढ़े होंगे। लेकिन एक चीज़ और भी होती है, जब सूर्य की किरणें स्टोमेटा यानी रंध्र पर पड़ती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं, और जब रंध्र खुल जाते हैं तो पत्तियों में से जल का वाष्पन होने लगता है, यानी पत्तियों में उपस्थित जल वाष्प बन के उड़ने लगता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। 97% वाष्पोत्सर्जन, 97 से 99%, 97 से 99% वाष्पोत्सर्जन पत्तियों द्वारा ही होता है। केवल 1 से 3% वाष्पोत्सर्जन तने द्वारा होता है। उसमें से जो बहुवर्षीय पौधों के तने हैं जिनके ऊपर ऐसे छाल पाई जाती है, जैसे आम है, नीम है, बरगद है, पाकड़ है, जामुन है, ये सब जो शीशम वगैरह देखे होंगे आप, उसमें जो छाल पाई जाती है, मोटी छाल होती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता। इसीलिए उन तनों में, उनके तनों द्वारा, जो काष्ठीय पौधे हैं, छाल वाले तने हैं, उनके तने द्वारा वाष्पोत्सर्जन देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता ज़्यादा। लेकिन शाकीय पौधे में देखें, शाकीय पौधे मतलब धान है, गेहूं है, चना है, मटर है, इन सब के तने में छाल नहीं पाई जाती, बार्क नहीं होती, तो इनके पत्तियों में तो होता है वाष्पोत्सर्जन, लेकिन उनमें तनों में भी, तनों के द्वारा भी कुछ मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है। उसमें से भी पानी भाप बन के उड़ता है। अब देखिए, जो मरुस्थलीय पौधे हैं, नागफनी जैसे है, नागफनी में जो तने हैं वही पत्तियों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, और उनकी पत्तियां आप देखे होंगे, नागफनी के किनारे किनारे पर कांटे पाए जाते हैं, कांटेदार होती हैं। ऐसा क्यों होता है कि उनकी पत्तियां मोटी होती है और तना कौन है, कौन पत्ती है, पता ही नहीं चलता। तने ही पत्तियों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, और उनकी पत्तियां स्टार्च को अवशोषित करके मंड को मोटी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, खूब मोटी पत्ती होती है। अब उनकी पत्ती भी मोटी होती है, किनारे पे कांटे भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम से कम हो सके। देखिए, ये मरुस्थलीय पौधे होते हैं जहाँ जमीन में पानी बहुत कम है, यानी वे अब पानी को सोख नहीं पाएंगे, उनके पास जमीन में पानी ही कम है, और ऊपर से वाष्पोत्सर्जन तेजी से अगर हो रहा हो, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो तो क्या होगा, तो वहाँ के पत्तियों से तेजी से वाष्पन क्रिया होगी और तेजी से वाष्पोत्सर्जन होगा। तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो जाएगा तो जल की हानि हो जाएगी, और जब जल की हानि हो जाएगी तो पौधा सूख जाएगा, क्योंकि नीचे से पानी उसे मिलना नहीं है, नीचे पानी है ही नहीं, बहुत कम है। तो इसीलिए वहाँ पर एक अनुकूलन पाया जाता है, वहाँ की पत्तियाँ मोटी हो जाती हैं और किनारे पर कांटेदार हो जाती हैं। वहाँ पे सिर्फ ऐसे ही पौधे उगते हैं जिनकी पत्तियाँ मोटी और कांटेदार होती हैं, जिनके तने मोटे और कांटेदार होते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो सके और पौधों में जल की हानि को बचाया जा सके। तो यह है। अब वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है? वाष्पोत्सर्जन आवश्यक भी है, अनावश्यक भी है। इसीलिए कई वैज्ञानिकों ने वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बुराई भी माना है। अगर पौधे में ज़्यादा पानी हो गया, आवश्यकता से अधिक हो गया, तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। परंतु अगर पौधों में
जल की मात्रा पहले से ही कम है और फिर भी वाष्पोत्सर्जन हो गया तेज धूप में, तो पौधों में जल की मात्रा की कमी हो जाएगी और फिर पौधा सूख जाएगा। अगर जल की मात्रा अधिक है तो बाहर निकल जाए, ठीक बात है, लेकिन अगर जल की मात्रा पहले से ही कम है और तेज धूप हो रही हो तो उसमें पौधा सूख जाएगा। इसीलिए एक तरफ आवश्यक भी है, एक तरफ अनावश्यक भी है, इसीलिए वाष्पोत्सर्जन को अनावश्यक बुराई माना गया है, ध्यान दीजिएगा। और इसीलिए गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है। तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, तापमान के कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। गर्मियों के दिनों में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया तेज होती है, इसीलिए गर्मियों के दिनों में पौधों के सूखने की दर भी बढ़ जाती है, पौधों के सूखने की संख्या अधिक हो जाती है। और गर्मी के दिनों में बोई जाने वाली फसलों में पानी अधिक देना पड़ता है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन उस समय अधिक होता है। तो इसमें आपने पढ़ा वाष्पोत्सर्जन के बारे में और वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार से आवश्यक भी और अनावश्यक। अब हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन और रसारोहण में संबंध, कि इसमें जो आपने रसारोहण पढ़ा और वाष्पोत्सर्जन जो आप पढ़ रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन और रसारोहण के मध्य संबंध क्या है, दोनों के बीच संबंध कैसा है। देखिए, रसारोहण में क्या होता है कि पौधों में जल गुरुत्व के विपरीत ऊपर चढ़ता है, जिससे पौधों के शीर्ष बिंदु तक जल और खनिजों की पूर्ति हो जाती है। और वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, पौधे में उपस्थित अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में बाहर निकाला जाता है। अब संबंध कहाँ से है? संबंध यहाँ से है कि अगर किसी भी पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ रही है, यानी पानी निकलने की दर बढ़ रही है, तो रसारोहण की दर अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन तेज होगा तो पानी ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा। उतना मात्रा में पानी प्राप्त करने के लिए पौधा तेजी से नीचे जड़ों पर दबाव लगाएगा और जिससे रसारोहण दाब उत्पन्न होगा और जड़ें क्या करेंगी, मृदा से जल को अवशोषित करेंगी और वह जल रसारोहण प्रक्रिया द्वारा ऊपर की ओर चढ़ेगा। यानी वाष्पोत्सर्जन बढ़ने पर रसारोहण की दर बढ़ जाना एकदम से सामान्य बात है। यह एक प्रमुख संबंध है कि रसारोहण तभी बढ़ता है जब वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो ये समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम मुंज की परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे, इसे आप तब तक रिवीजन कर लीजिएगा।